स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस एरोगेंट डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। 4 वॉर्स, 4 युद्ध लड़े गए यहाँ पर। कब से कब तक? पहला है 1767 टू 69, सेकंड है 1780 टू 84, थर्ड है 1792 एंड फोर्थ इज 1799। 4 युद्ध लड़े गए अंग्रेज़ों के बीच में और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। इस युद्ध में जो कंपनी है वो पूरी तरह से जीत गई। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। अब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पे। हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, और उनकी राजधानी का नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डिनेस्टी ऑफ द वुडियर्स एंड a subsidiary alliance was imposed on the state। जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्मी रखी जाएगी ब्रिटिश साइड से, लेकिन इसको पे कौन करेगा? स्टेट। तो इस तरीके से इतने युद्ध करने के बाद टीपू सुल्तान और हैदर अली वीरगति को प्राप्त हुए, और यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का मेन मोटिव था कि मैसूर को अपने अंडर करना है, उन्होंने कर लिया, क्योंकि यहाँ पर उनको बैरियर्स आ रहे थे। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो ये नेक्स्ट पेज है, अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बाद हम मराठास जो हैं उनके साथ इन्होंने कैसे डील किया ब्रिटिश कंपनी ने। सो स्टूडेंट्स देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल जो हुआ, तीसरा युद्ध जो हुआ है 1761 में, इसमें भी आपने ये जो ईयर है, ईयर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने याद रखना है। द मराठास ड्रीम्ड ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज टू शाटर। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स सरदार्स बिलोंगिंग टू द डिनेस्टी सच एज सिंधिया। एक तो सिंधिया के नाम से फेमस हुए, आगे है होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। देखिए ये 4 नाम आए हैं। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in the Pune. Mahadaji Scindia and Nana Fadnis were 2 famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century। अब क्या होता है देखिए, The Marathas were subdued in a series of wars in the first war। पहला युद्ध देखिए, ended कब खत्म होता है? ये 1782 में। और युद्ध जब भी समाप्त होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, तो इस ट्रीटी में क्या हुआ कि ये जो ट्रीटी है किस नाम से फेमस है? ये साल भाई के नाम से फेमस है। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। इसके बाद सेकंड जो है एंग्लो मराठा, यानी कि अंग्रेजों और मराठा के बीच में वॉर होता है। उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1803 टू 1805। इसमें जो है डिफरेंट फ्रंट्स होते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है इसका? इंग्लिश और ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा, उनको उड़ीसा अब जो है स्टेट है वो इनको मिल जाता है। एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग, अब उनकी टेरिटरी में जो यमुना रिवर है वो भी शामिल हो जाती है, आगरा एंड दिल्ली भी शामिल हो जाते हैं। फाइनली द थर्ड, अब तीसरा युद्ध होता है जो कि हमने ऊपर पढ़ा है 1761। एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817-19 क्रश्ड मराठा पावर, द पेशवा वॉज रिमूव्ड। अब पेशवा को हटा दिया गया है। एंड सेंट अवे टू बिथूर नियर कानपुर, कानपुर में एक बिथूर नाम की जगह है, वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है विद अ पेंशन, और उनकी एक पेंशन सेट कर दी जाती है कि आप वहीं पे रहोगे, इधर नहीं आओगे, और आपको एक जो पर्टिकुलर पेंशन है वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। द कंपनी नाउ हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्यास, तो विंध्यास तक अब उनका जो जमावड़ा है वो हो चुका है। जो ये चाह रहे हैं वो हो रहा है। 1 by 1 डिप्लोमेटिक सोर्स से, अपनी अच्छी सेना की वजह से, अपने अच्छे वेपन की वजह से, अपने अच्छे सेनापति होने की वजह से जो ब्रिटिशर हैं वो जीतते ही जा रहे हैं, और उनका जो एम्पायर है वो बढ़ते ही जा रहा है, और सारे राजा जो हैं हमारे 1 by 1 हारते ही जा रहे हैं। और अब देखिए द क्लेम टू पैरामाउंटेसी।
अब इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए, एक तो हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल है, कब से कब तक हैं, 1830 टू 1823। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट। पैरामाउंट में क्या है, नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज परमानेंट और सुप्रीम, hence its power was greater than that of Indian state. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex an Indian kingdom. The view continued to guide later British policies as well. This process, however, did not go unchallenged. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब हार ही मान रहे थे और सीधी सीधी इनकी बातें मानी जा रही, नहीं नहीं, विरोध भी हुआ है इनका, प्रोटेस्ट भी हुआ है। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट, अब जो एक स्टेट का नाम आता है जो कि कर्नाटक में है आजकल, और ये बात हो रही है किटूर की, है ना, तो इसमें जो रानी चन्नमा है ना, वो भाई विरोध करती हैं इनका, एक औरत हैं होते हुए भी वो फिर भी इनका विरोध तो करती हैं। एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट, शी वॉज अरेस्टेड इन 1804, उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा रियाना जो है एक पुअर चौकीदार है ना, और बात है ये संगोली की किटूर में, वो भी इनका विरोध करते हैं, लेकिन जो अंग्रेज हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता भाई कोई हमारा विरोध करे, कोई लड़े, कोई साहस दिखाए, और 1830 में जो है इनकी भी फिर डेथ हो जाती है, इनको फांसी पर लटका दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि वो डोमिनेट करना चाहते हैं ना, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके सामने आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ लड़े, बस उनको तो एक ही चीज़ है, उनको तो प्रॉफिट करवाना है बस अपना। अब देखिए इसके अलावा ना वो बड़ी डिप्लोमेटिक सोच रहे थे अंग्रेज़, तो उनको डर था कि कहीं रशिया ना अटैक कर दें हमारे ऊपर, इसलिए अब उन्होंने अपना ध्यान जो है यहाँ पे लगा लिया है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश्ड इन डायरेक्ट कंपनी रूल दे। सिंध वॉज टेकन, अब सिंध को भी इन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया 1843 में। तो बहुत लंबी सीमाएं हो रही हैं अब इनके राज्य की। इसके अलावा जो पंजाब है इसके ऊपर भी इनकी बहुत बुरी निगाहें थी, लेकिन हम सब जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह का नाम आया है, कोई छोटा नाम नहीं इतिहास में। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और इनका इतना खौफ था कि अंग्रेज़ों ने सोचा भी नहीं कि इनके होते हुए हम पंजाब पे अटैक करें। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई ना आफ्टर हिज डेथ इन 1839, अब 2 प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट, हम इन्होंने युद्ध लड़े अंग्रेज़ों ने सिखों के साथ, और 1849 में पंजाब को भी इन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि महाराजा जो रंजीत सिंह थे वो एक ग्रेट वॉरियर थे, और उनके होते हुए तो इनकी चालें कामयाब नहीं हुई, लेकिन इन 1849 पंजाब को भी इन्होंने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। अब सबसे बड़ी पॉलिसी, भाई अंग्रेज़ों ने सोचा भाई नहीं, अभी और हमें हथकंडियाँ बनाने हैं और 1 बाय 1 करके ना पूरे देश में हमें ही कब्जा करना है, तो और हमें क्या करना चाहिए। ये जो लैप्स की नीति है ना, लैप्स की नीति, ये इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या थी ये नीति, देखिए। लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड थे ना डलहौजी, अब इन्होंने सोचा भाई एक हम और कर सकते हैं काम। हु वॉज द गवर्नर जनरल, अब इनका टाइम देखिए पहले कब से कब तक ये गवर्नर चल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1848 टू 1856 तक ये रहे हैं, और ये ना एक पॉलिसी लेके आए हैं, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हियर हिज किंगडम वुड लैप्स, यानी कि अगर कोई राजा जिसका अपना पुत्र नहीं है और ऐसी सिचुएशन में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो उत्तराधिकारी है किसी को नहीं माना जाएगा और उनके जो किंगडम है उसको ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। ये तो सरासर गलत था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, रिजल्ट देखिए। सतारा जो उस टाइम पे स्टेट था 1848 में अपने राज्य में मिलाया, फिर संबलपुर को मिलाया 1850 में, फिर उदयपुर को मिलाया 1852 में, फिर नागपुर को मिलाया 1853 में, एंड झांसी को मिलाया फिर
1954 में। तो 1 बाय 1 देखिए आप अंग्रेज़ों को, उन्होंने लैप्स की जो नीति थी, लैप्स की जो पॉलिसी थी, उसके थ्रू इनको अपने राज्य में मिलाया, अपनी टेरिटरी को उन्होंने एक्सपेंड किया और एक तरीके से जो इंडियन रूलर्स को उनको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब आप आके देखिए, फाइनली इन 1856 कंपनी वॉज टूक ओवर अवध, अवध को भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। और इसके अलावा मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब and raised by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. अब अंग्रेज़ों ने तो वही किया जो उनके मन में था, एक्सपेंड करना चाहते थे। इसमें थोड़ा सा ना हम आज मैप्स को भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो मैप है ना 1797 में ये मैप बनाया गया, इसमें ना आप थोड़ा देखिए ध्यान से, ये एक रेड एरिया है और ये है हमारा येलो एरिया। तो रेड एरिया मेजॉरिटी में है ना, उस टाइम पे ये जो एरिया था, एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, ये येलो वाला, ठीक है। और ये जो रेड वाला है, यहाँ पे तो ब्रिटिश रूल नहीं था, लेकिन तस्वीर देखिए कैसे बदलती है। अब 1840 में, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो रेड एरिया है ये थोड़ा कम हो गया है और येलो एरिया बढ़ चुका है। तो इट मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा थर्ड मैप को देखिए। थर्ड मैप में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रेड एरिया है ये और भी कम हो चुका है और ये जो येलो एरिया है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बढ़ रहा है और जो इंडियन रूलर का एम्पायर है वो कम हो रहा है। स्टूडेंट्स अब देखिए आगे, अब बात करेंगे हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। भाई इनका जो टाइम है वो है 1773 टू 1785, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने by his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administration units called presidencies. There were 3 presidency. अब इन्होंने प्रेसिडेंसी बना दी है, ये नाम याद रखने हैं आपने, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अब इनके ऊपर हर एक के ऊपर एक गवर्नर होगा जो इनका हेड होगा। अब देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. अब आगे देखिए, from 1772 a new system of justice was established. Each district was have 2 court. हर जिले में 2 कोर्ट होंगे। कौन कौन से? क्रिमिनल कोर्ट, एक तो होगा क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम कह सकते हैं फौजदारी अदालत, और दूसरा होगा सिविल कोर्ट जिसको हम बोलेंगे दीवानी अदालत। मौलवी एंड हिंदू पंडित, ये जो दोनों हैं, इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी। जो क्रिमिनल कोर्ट है वो एक काजी के अंडर रहेगा एंड अ मुफ्ती, और कौन होगा उसमें? मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन ओवरऑल जो हेड है ना वो कौन होगा? कलेक्टर। यानी कि अब इन्होंने जो जस्टिस हैं, जो कोर्ट जहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया है। यानी कि धीरे धीरे करके सब कुछ अंग्रेज़ों के अंडर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बाधा आए या कोई ऐसी पॉलिसी बने जिससे उनके व्यापार में कोई भी कमी आए। अब देखिए, इन 1775 में 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। N.B. Hall had translated this, also compiled for the benefit of European judges under the Regulating Act. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आता है क्वेश्चन। द रेगुलेटिंग एक्ट की जो ईयर है वो है 1773। अ न्यू सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें मेन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आ गया है,
was established while a court of appeal, the सरदार निजामत अदालत was also set up to कलकत्ता। कलकत्ता में इसको सेट किया गया है स्टूडेंट सरदार निजामत अदालत को। The principal figure in an Indian district was the collector, as the title suggested. His main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order to his district with the help of judges, police officers and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage and the steadily replaced previous holding of authority. अब बात करेंगे आर्मी की हम, कि आर्मी में देखिए administration and reform, but its power rested on its initial strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, soldiers on horseback and infantry. This is paddle foot soldiers. They were given training archery. अब इनको तीरंदाजी सिखाई गई, इनको तलवारबाजी सिखाई गई. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large number of armed peasants. And the local जमींदार often spoil the Mughals with the paddle soldier. तो अब इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए यहाँ पे आर्मी में भी, तो धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी आर्मी को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। आप कंक्लूज़न निकालेंगे बेटा इस चैप्टर की, कि हमने ये चैप्टर पढ़ा तो है, कंक्लूज़न क्या निकलती है इसमें। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी। क्या बन के आए थे वो यहाँ पर इंडिया में? ट्रेडर बन के आए थे ना वो, बिल्कुल 1600 में हमने पढ़ा, वो चार्टर लेके आए थे, ट्रेडर थे वो, एक्सपोर्ट करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन बने क्या वो? एक कॉलोनियल पावर बन गए वो, भाई कॉलोनी बना दिया हमारे देश को एक छोटी सी कंपनी ने। आप देखिए उनकी स्ट्रैटेजी लेवल देखिए, उनकी सोच देखिए, उनके कितने बड़े ऑब्जेक्टिव थे और उसको इम्प्लीमेंट भी किया उन्होंने और वो सक्सेसफुल भी हुए। तो अब देखिए द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, अब जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ चुकी है, स्टीम टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इन द अर्ली 19th century also aided this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamship reduced the journey. अब यात्रा में जहाँ पर 6-8 महीने लगते थे उसको टेक्नोलॉजी ने कम कर दिया है, उस टाइम को कम कर दिया है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फॉर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, अपनी फैमिलीज वो लेके आने लग गए यहाँ पे। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, 100 में से 63% एरिया पर अंग्रेज़ों का राज हो चुका था, उनकी टेरिटरी वो अपनी एक्सपेंड कर चुके थे और 100 में से 78% जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर किसका कंट्रोल हो चुका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ट्रेडिंग कंपनी आई थी उसका, और इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का। Combined with the indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under the control. अब जो अंग्रेज चाहते थे कि धीरे धीरे करके हमने पूरे देश पे कंट्रोल करना है, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स अब उनका कंट्रोल हो चुका है। अब वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जहां उनको जैसी फसल चाहिए वो किसानों से उगवा रहे हैं। ना तो किसान सुखी हैं, ना हमारे क्राफ्ट्स पर्सन जो हैं वो सुखी हैं, ना ही हमें कोई राइट्स दिए जा रहे हैं, ना हमारा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं उनके ऊपर भी अंग्रेज़ों का राज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास ना अपनी आर्मी है, रूलर्स के आर्मी भी उनकी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका हो गया, ट्रेड के ऊपर भी उनका कब्ज़ा हो गया, यानी कि हम तो बिल्कुल ही गुलाम बन के रह गए, किनके? अंग्रेज़ों के। सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू टू वॉच मी and have a nice day students.